Namaskar, good morning to all of you. Welcome to Vedant Education. This is class 11 Science Chemistry. Today, here we are starting a very fresh, very new chapter which is atomic structure. Okay, परमाणु संरचना. पहला हम फ्रेश चैप्टर लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं. आप सभी का वेदांत एजुकेशन पे स्वागत है और वेदांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल के थ्रू आपका ये ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है. आप लोगों को ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख पा रहे हैं और इसको आप पॉज करके या वापस से प्ले करके आराम से पढ़ सकते हैं. आप इसके नोट्स बनाइए और उनके अंदर बुक से या किसी भी रेफरेंस से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आफ्टर दिस चैप्टर, completion of this chapter or mid of this chapter, we will talk about some questions by the live session and all. So आप लोग इसके क्वेश्चंस करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, लेकिन पढ़िए because in this kind of the situation when education is on the last priority then we have to be aware about it. हमें पढ़ना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए. ठीक है, संकट की घड़ी जो होती है, मुसीबत जो होती है, उसी को मौका बनाना चाहिए. ठीक है, चले देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये चैप्टर है. हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम में मैं इस चैप्टर को आपको कराऊंगा. ठीक है, देखिए हमने चैप्टर लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर. आपका सिलेबस के हिसाब से ये सेकंड चैप्टर है बच्चों. ठीक है ना. आप कहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर तो जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है. जो नहीं पढ़े हैं वो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं. दिस इज सेकंड चैप्टर. ओके, चलिए परमाणु संरचना की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाएगा कि परमाणु क्या है. बच्चों ध्यान देना, इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे पहले दिन से जब परमाणु के बारे में लोगों ने बातचीत की. लोगों ने इन द सेंस साइंटिस्ट ने परमाणु के बारे में बातचीत की कि परमाणु क्या चीज़ है. ठीक है, हम उस दिन से बात करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप. ओके, हम उसके अंदर ये बात करेंगे कि पहले दिन क्या बात हुई, फिर अगले दिन क्या बात हुई, उसमें और क्या सुधार आया, संरचना में और क्या सुधार आया, नई नई बातें, नई नई थ्योरीज जो है उसके अंदर परिकल्पनाएं जो है वो आती गई और उनको अपने को पढ़ना है. देखो बच्चों, क्या होता है जब कोई नई चीज़ आती है, ठीक है, आज की डेट में अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए जो सबसे पहले थ्योरी आती है वही सब सही मानते हैं. हालांकि उस पर विश्वास करना नहीं करना एक बाद की बात है, लेकिन अगर किसी को और कोई चीज़ पता ही नहीं है तो जो बोल रहा है वही मानी जाती है. जैसे अभी की अपन बात करते हैं कोरोना वायरस, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो इसके अंदर साइंटिस्ट ने सबसे पहले कहा कि भैया सांस से फैलेगा. ठीक है जी, सांस से फैल जाएगा, नाक से फैलेगा. फिर बोला कान से भी फैल सकता है. ठीक है जी, कान से भी फैल सकता है. आँख से भी फैल सकता है जी, आँख से फैल सकता है. किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए साइंटिस्ट ने जो सबसे पहली बात कही दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन. लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, लोगों की सोच, साइंटिस्ट की समझ, उसके साथ साथ चीज़ें क्या होती है, मॉडिफाई होती है और उनमें सुधार आता चला जाता है. तो हर जगह यही होता है. परमाणु संरचना का जो संकल्पना आई, जो थॉट आई, वो 19वीं सदी के सबसे पहले शुरुआत में आई, 1810 के आसपास आई. दैट मीन्स 200 साल पहले ये दिमाग में उन लोगों की आ गई थी. आज तो हम उसको पढ़ रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में 200 साल पहले ये चीज़ आ गई थी कि परमाणु जैसी चीज़ कुछ है. ट्राई टू फाइंड आउट दैट, उस पर काम करते हैं. ठीक है, फिर उन्होंने काम किया, उसमें फिर सुधार हुआ और कोई दूसरी संरचना आई, फिर दूसरी कोई परिभाषा आई, फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, होते 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 आज का दिन है. एंड टुडे इट इज़ वेरी रोबस्टली मॉडिफाइड. बिल्कुल मॉडिफाइड चीज़ है परमाणु संरचना, है ना. आज तो बहुत कुछ बन चुका है. हो सकता है कि इसके अंदर कुछ और ऐड हो जाए, भविष्य किसने देखा है, कुछ और डिस्कवरी हो जाए, कुछ और ऐड हो जाए. ठीक है, तो परिभाषाएं, परिकल्पनाएं, थ्योरीज जो हैं वो दिन ब दिन नई नई आती रहती हैं, क्योंकि उनमें जो आज मैंने कुछ डिस्कवरी की तो कुछ किसी और ने उसमें कुछ नई चीज़ खोज करके उसको वो और नए तरीके से पेश करेगा. हमें सब कुछ पढ़ना है ना. आप बोलेंगे कि जो चीज़ पुरानी थी, खराब थी, गलत थी, उसमें सुधार हो चुका है, फिर गलत वाली क्यों पढ़े. बच्चों, उन्होंने इतनी मेहनत की, थोड़ा तो सम्मान दें. एटलीस्ट वी हैव टू नो, हमें मालूम होना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे ये चीज़ें हमारे सामने आती गई हैं. ठीक है, तो देखो
सबसे पहले अपन इस परमाणु को परिभाषित करेंगे, जो आज की परिभाषा है बच्चों, ठीक है ना। आज की जो परिभाषा है परमाणु की, उसको हम परिभाषित करेंगे कि एग्जैक्टली हमें समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो देखो परमाणु क्या होता है, जो भी कोई भी पदार्थ है आपके चारों तरफ, पदार्थ आपने मैटर जो है आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो जो पदार्थ है हमारे चारों तरफ किसी भी प्रकार का, लकड़ी, लोहा, स्टील, पत्थर, चूना, संगमरमर, टाइल, कैमरा, प्लास्टिक, हवा, पानी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, वॉट एवर काइंड ऑफ द गैस, मेटल, नॉन मेटल, स्टोन, सैंड, कुछ भी, सब कोई क्या है अपने एक निश्चित कण से बना हुआ है। और वो जो सबसे सूक्ष्मतम कण है किसी भी पदार्थ का, जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। समझ में आ रही है क्या बात। तो परमाणु क्या है, द फाइनेस्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ठीक है ना। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जिसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहते हैं, एटम, ठीक है क्या। आज के डेट में तो ऐसा भी कहने लग गए हैं कि भैया इसको तो डिवाइड कर देंगे हम, है ना, तोड़ देंगे इसको तो 2 भागों में, बाद की बात है, हम समझेंगे। लेकिन आज की डेट में हम ये कहें कि भाई परमाणु क्या चीज है, तो परमाणु को क्या परिभाषा दी गई कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। अब आपको ये कहा जाए बच्चों, ध्यान देना, कि भैया पानी एक पदार्थ है ना। अब पानी के अंदर आपको बोलेगा कि भैया इसमें परमाणु कौन है, हमें तो ये बताइए कि व्हाट इज द एटम इन द वाटर, पानी में परमाणु क्या है। तो आप बोलेंगे कि साहब पानी है, 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी। अब आपको ये कहा जाएगा कि सब इसके अंदर 1 लीटर पानी का जो फॉर्मूला है, आणविक सूत्र जो है वो H2O होता है। ठीक है साहब, हमें समझ में आ गया। मतलब पानी का एक अणु है, इसमें हजारों लाखों करोड़ों अणु है, ठीक है, इस पानी के अंदर, और उसमें उनका सूत्र क्या है, H2O। सभी का सूत्र ये है। तो हम एक अणु पे आ जाते हैं, ठीक है साहब, ये अणु हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसको तोड़ दें क्या, इसको तोड़ दो तो ये 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। क्या आप इस हाइड्रोजन परमाणु को पुनः तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते बच्चों? ऑक्सीजन परमाणु को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? समझ में आ रही है बात? तो ये है परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, सूक्ष्मतम। ऑक्सीजन को आप जोड़ते जाइए, O2 बन जाएगा, O3 बन जाएगा, लेकिन सब चीजों को तोड़ते जाएंगे, लास्ट में जो आ रहा है सूक्ष्मतम भाग उसका, उसी को हम क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। इसको डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है क्या। अब देखो, इसकी कई संकल्पना आए कि भैया शुरुआत किसने की, परमाणु की बात किसने की, सबसे पहले ये किसने बोला कि भैया परमाणु क्या चीज है, क्या नहीं है, इसको किसने जाना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आप क्या इस चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु की संकल्पना दी थी, ठीक है ना। सबसे पहले जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम, सॉरी मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, डाल्टन की परमाणु थ्योरी या परमाणु सिद्धांत। इसने क्या कहा था, देखो सबसे पहले बच्चों इसी ने बोला था कि परमाणु कोई चीज होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1808 के आसपास की इसने बात की है, ठीक है ना। तो डाल्टन ने उस समय पर 200 साल पहले क्या कहा था कि भाई परमाणु क्या चीज है, ये क्या बला है। तो इसने ये कहा था कि परमाणु
किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है, डाल्टन ने ये बोला था, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसने ये चीज बोली। और सबसे पहले इसने इसको एटम का नाम जो है ना, परमाणु का नाम इसी ने दिया था। ठीक है ना, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग जिसे डाल्टन ने परमाणु कहा। क्या कहा डाल्टन ने इसको? परमाणु। और बच्चों देखो, अराउंड इस सन के आसपास का ये काम है, 1803 से लेकर के 1808। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही दिन में उसने डिस्कवरी कर दी। तो इस पूरे ड्यूरेशन, 5 साल के ड्यूरेशन में इसने लगभग परमाणु के बारे में कहा कि भैया परमाणु क्या है, वो सूक्ष्मतम भाग है। ठीक है, जिसको परमाणु नाम ही डाल्टन ने दिया सबसे पहले। ठीक है ना। अब देखिए, इसने और भी कई बातें बोली परमाणु के बारे में कि भैया क्या चीज़ है, क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है पदार्थ की, ठीक है, तो उसके अंदर उसका परमाणु जो होता है वो भाग लेता है। ठीक है, इसकी अवधारणाएं क्या है? देखिए, इसने क्या कहा, परमाणु स्तर पर कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाई किसी भी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो उसमें परमाणु स्तर पर काम होता है, मतलब उसके परमाणु भाग लेते हैं किसी अभिक्रिया में। चलो अपन बात कर लेते हैं कि भैया Cl2 + H2 रिएक्ट करके HCl बना रहा है, तो इस अणु HCl के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। तो परमाणु स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसने कहा कि परमाणु अविभाजित होता है। भाई इसने कहा कि परमाणु अविभाजित होता है और इसे क्या नहीं कर सकते, इसे नष्ट या निर्माण नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर रासायनिक अभिक्रिया का क्या? भाई उसमें तो कुछ ना कुछ परमाणु नष्ट हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे, सर्व नष्ट नहीं हो रहे हैं। ये जो परमाणु का सिद्धांत है डाल्टन का, ये रासायनिक संयोजन के नियमों को भी समझाता है। या आप कह सकते हैं कि रासायनिक संयोजन के अंदर पहला नियम जो आपने पढ़ा हुआ है, किसका? पदार्थ के संरक्षण का नियम जो है ना, उसके अंदर भी यही कहा गया है कि भाई जितना आप अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, उतना ही वापस मिलने वाला है आपको उत्पाद के रूप में। मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये नया कुछ नहीं बनने वाला। उत्पाद एक्स्ट्रा भी नहीं बनेगा और कम भी नहीं बनेगा। कम नहीं बनेगा और एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, इसका मतलब जितना भी कारक आपने डाला उतना ही नया बनने वाला है। मतलब उसका आप ना तो निर्माण कर रहे हैं, ना ही क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। किसको? पदार्थ को। और भैया पदार्थ किससे बने हुए हैं? अल्टीमेटली आखिरी में तो परमाणु की बात करेंगे ना। तो परमाणु के लिए भी इसने कहा कि इसको आप ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसका निर्माण कर सकते हैं। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव या इनडिस्ट्रक्टिव होता है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? इसके बाद देखिए कि अगर किसी भी पदार्थ की बात करेंगे कि भाई कोई पदार्थ है परमाणु से बना हुआ है, देखो इसने क्या कहा कि किसी पदार्थ के परमाणु की विशिष्टता का मतलब क्या है? विशिष्ट होता है। हाइड्रोजन गैस है तो उसके परमाणु की प्रकृति एक होगी, ऑक्सीजन के अलग होगी, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो किसी पदार्थ के परमाणु की विशिष्टता होती है, ठीक है। लेकिन वे सभी पदार्थों के
लिए भिन्न होते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? सभी पदार्थों के लिए ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब कुछ बातें हैं जो डाल्टन ने कही है, ठीक है? ये सब बातें डाल्टन ने कही, ओके। फिर देखिए उसके बाद में क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया और उसके ऊपर वर्कआउट हुआ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे सामने नहीं आया। जैसे आप बात करें कि भैया परमाणु डिस्कवर तो कर दिया, इसने बोल तो दिया कि भैया ठीक है परमाणु होता है, लेकिन परमाणु की स्टेबिलिटी का क्या, परमाणु स्थायी क्यों है, क्या कारण है, उसका कोई संशोधन हमारे पास में नहीं है। किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया की रासायनिक और भौतिक जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी के कुछ और होते हैं, किसी के कुछ और होते हैं, ठीक है ना भाई। कोई एक पदार्थ का एक परमाणु है, उसके रासायनिक और भौतिक गुण अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, तीसरे पदार्थ के परमाणु के भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग हैं, उसका क्या, उसका कोई भी हमारे सामने एक्सप्लेनेशन नहीं आया, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल जो हैं, अणु जो हैं, उनका निर्माण किस किस परमाणु से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, दिक्कतें आई कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डाल्टन नहीं समझा सका। बहुत सी बातें जो डाल्टन ने नहीं बताई, जैसे परमाणु का स्थायित्व, है ना भाई। डाल्टन ने बोल दिया, लोगों ने माना, लेकिन साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट उनके दिमाग में ये चीजें आई कि भैया ठीक है आपने परमाणु बताया, लेकिन वो स्थायी क्यों है वो तो समझाइए। तो उसके बारे में वो नहीं बता सका, ठीक है ना। परमाणुओं की विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुण, इनकी बात भी उसने नहीं की, है ना। परमाणु का विभिन्न संयोजन से विभिन्न अणु निर्माण, इसके बारे में भी ऐसा उसने कोई बात नहीं की। तो इन सब चीजों को देखते हुए साइंटिस्टों ने एक नई खोज की, जिसको हम किस रूप में ले रहे हैं? इसको हम ले रहे हैं परमाणु के भाग, ठीक है। परमाणु के भाग का मतलब क्या है? मतलब उनको बोला उप परमाणविक तत्व बोला गया, ठीक है, या उप परमाणु। क्या है? नई चीज सामने आई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारी दिक्कतें जब आई, कई सारी चीजें जब एक्सप्लेन नहीं हो पाई डाल्टन की थ्योरी से, तब एक बात निकल करके सामने आई कि भैया इसमें और भी कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो लोचा है। भैया आपके मेरे जैसा कोई जो खुरापाती था उसने भी चीज़ निकाल ली कि भैया इसके अंदर कोई ना कोई और चीज़ ज़रूर है, नहीं तो ऐसा नहीं होता भाई इससे आप पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके दो, नहीं हो रही है इसका मतलब कोई ना कोई बात है इसके अंदर। तो फिर उसके अंदर नई चीज़ निकल के आती है कि परमाणु के अंदर और भी कोई बात है, और भी कोई चीज़ है, जिनको क्या कहा गया? उप परमाणविक कण कहा गया, ठीक है ना। उप परमाणविक कण कहा गया। और वो कौन कौन उप परमाणविक कण थे उनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, उनकी डिस्कवरी की बात करने वाले हैं, उनकी खोज की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, केवल वो मास कंजर्वेशन मतलब पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण की बात करता था, ठीक है ना। तो इसके बाद में बात आती है कि भैया ये कौन कौन है उप परमाणविक तत्व, परमाणविक कण, ठीक है। कौन कौन होते हैं? देखो 3 हैं। एक इलेक्ट्रॉन, फिर
प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ये तीन हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ये तीन और भी होते हैं, लेकिन आपकी शुरुआत है भी, आप इतना पढ़िए। उप परमाणविक कणों की बात आती है कि फिर इसमें कुछ ना कुछ और भी है। तो कहा गया कि अच्छा ये देखो, ये तीनों नाम के हैं, आज के हैं, बहुत पहले जब जस्ट डाल्टन के जस्ट बाद में 1850 के आसपास की बातें हैं, तब इनके बारे में बात हुई, तब इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं बोला गया। ऐसे बोला गया केवल कि जरूर कोई परमाणु में उप परमाणविक कण जरूर है। क्या चीज बोली गई कि उसमें कोई उप परमाणविक कण जरूर है। तब नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, नो, कुछ नहीं मालूम था। अरे भैया, जब परमाणु की पहली बात सामने आई थी, तब थोड़ी मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर ये चीज है। फिर उस पर काफी खोज हुई। ये 1810 के आसपास इसने खोज की परमाणु की, लेकिन 1850 के आसपास जाकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, तो इतने लंबे टाइम तक वो क्या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो डाल्टन नहीं समझा सका इन बातों को, उसकी वजह से क्या नई विचार रखा वैज्ञानिकों ने कि जरूर परमाणु के भी कोई भाग है। समझ में आ रही है, ये भी किसी और चीज से बना हुआ है। और वो और चीज क्या है बच्चों, वो और चीज उप परमाणविक कण है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। हमने कहा कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। हम कहते हैं कि दो अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग होते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये डाल्टन बाबा कह रहे हैं। एक पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे, दो अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग, परमाणु जुड़ करके अलग अलग अनुपात में जुड़ करके अलग अलग अणु बना रहे हैं। भैया कभी अलग, कभी एक, कभी अलग, कभी एक, ऐसा सब हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जरूर उसके अंदर और छोटी चीजें हैं परमाणु में जो इन सभी गुणों को बदल रही हैं। क्या कर रही हैं, इन सभी गुणों को बदल रही हैं। तब बात दिमाग में आई उन लोगों की कि जरूर इसमें क्या है, उप परमाणविक कण है। और आज की डेट में वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उस समय नहीं थे, उस समय उन्होंने डिस्कवरी की। अब अपन एक एक चीज उप परमाणविक कणों की बात करेंगे, उनकी एक एक की डिस्कवरी की बात करेंगे। ठीक है, तो चले आगे। देखो, अब हम बात करेंगे उप परमाणविक कणों की बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे और उनकी डिस्कवरी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अरे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स उप परमाणविक कण। ठीक है, चलिए देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम चल गया कि भैया ऐसा क्या हुआ जिससे हम ये कह रहे हैं कि भैया सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो वो सारी चीजें हैं आपको मैंने बता दी हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं, एक एक उप परमाणविक कण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो जी बात करते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, जिसको इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहा गया, लेकिन उसको क्या कहा गया, उसको बोला गया कैथोड कण। ठीक है, तो सबसे पहला है कैथोड किरण, कैथोड कण का आविष्कार। देखो, कैथोड किरण या कैथोड कण जो होता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन ई फॉर इलेक्ट्रॉन बोलूंगा बच्चों मैं, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने जब शुरुआत की थी, जब एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, किसका किया था, कैथोड किरण का या कैथोड कण का। अलग अलग बातें हैं, अभी समझ में आएगा पूरा। फिर उसके अंदर ही उसी को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने फिर पता किया कि भैया इसके गुण क्या है, कैसा है, और उसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया लास्ट में जाकर के। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं
कि किसने किया ये कमाल किसने किया। तो देखो लगभग 1850 के आसपास, 1850 के आसपास एक है हमारे पास फेराडे बाबा, बड़ा कमाल का आदमी है साहब फेराडे बाबा। फेराडे बाबा ने क्या किया, फेराडे बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या किया था, वैद्युत अपघटन का काम किया था। तो फेराडे बाबा ने तो जस्ट 1850 से पहले की बातें हैं, 1850 के आसपास तो कैथोड किरण की डिस्कवरी हो गई थी। 1830 के आसपास फेराडे ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है फेराडे। फेराडे बाबा ने क्या किया, फेराडे ने वैद्युत अपघटन प्रयोग के बाद कहा कि विद्युत का कणीय रूप होता है। भाई ठीक है, विद्युत का आविष्कार तो हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन वो कणों के रूप में चलती है, कमाल की बात है। कणीय रूप का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे धूल के कण होते हैं ना, वैसे बिजली के भी कण होते हैं। तो सबके दिमाग में ये आई कि बड़ा कमाल की बात है। लेकिन फेराडे ने क्या किया था, वैद्युत अपघटन किया था। और वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने लवण ले लिया, NaCl ले लिया, पानी में घोल लिया, बर्तन में रख लिया, बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड आते हैं ना, 2 टर्मिनल आते हैं, दोनों से एक एक तार निकाल करके उसमें डाल दो। क्या किया, पानी में नमक घोल करके बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड से एक एक तार जोड़ करके उसमें डाल दिया। तो क्या होता है, एक तार के ऊपर तो क्या जम जाएगा, सोडियम जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा, सोडियम, ठीक है ना। और दूसरे तार के साथ में क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। तो ये क्या हो रहा है, उस NaCl नमक के जो पदार्थ थे, जो कण थे, जो परमाणु थे Na और Cl, वो टूट करके अपघटन हो करके ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो उसके कणों को, NaCl से कणों को तोड़ करके कणों के रूप में उसने अलग करना शुरू कर दिया विद्युत ने। इसका मतलब फेराडे ने क्या कहा कि विद्युत का कणीय रूप होता है साहब। क्या कहा कि विद्युत का कणीय रूप होता है। अच्छा जी, कमाल हो गया। फिर इसके ऊपर आगे डिस्कवरी हुई और सबसे पहले जूलियस प्लकर ने 1850 के आसपास कैथोड किरण या कैथोड कण का आविष्कार किया, या प्रयोग आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये लो जी, इसका तो भट्टी बैठ गई। सर्वप्रथम जूलियस प्लकर कब, 1850 के आसपास, वैसे 59 में। किसने किया इसका आविष्कार, जूलियस प्लकर ने 1859 के अंदर कैथोड किरण का आविष्कार किया। इसने क्या किया बच्चों, ध्यान देना, बड़े क्लियर शब्दों में ध्यान देना, मैं बड़े क्लियर शब्दों में आपको ये समझा रहा हूं। इसने क्या किया जूलियस प्लकर ने, मैं एक स्टेटमेंट आपको लिख के दे रहा हूं यहां। इसने बहुत उच्च विभव के ऊपर, कितना, लगभग 1 लाख वोल्ट, और बहुत ही निम्न दाब के ऊपर, लगभग 10⁻⁴ ATM दाब के ऊपर उसने क्या किया, प्रयोग किया। जो भी गैसेस थी उन गैसेस को बहुत कम दाब और उच्च विभव के ऊपर आयनित करने की कोशिश की, उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करने की कोशिश की। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है, ठीक है ना। और उसने क्या देखा कि भैया कुछ ना कुछ ना दिखने वाली किरणें जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। क्या देखा उसने कि अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, उनको ही उसने क्या बोला, कैथोड किरण बोला। क्या बोला, कैथोड किरण बोला। ये है इसका आविष्कार। देखना भैया क्या आविष्कार किया इसने,
उच्च विभव कितना कितना मोर देन 1 लाख वोल्ट, लगभग 1 लाख वोल्टेज से भी ज्यादा का वोल्ट उसको दिया, तथा निम्न दाब, कितना कम दाब, 10 की घात -4 ATM से भी कम। उसने क्या किया बच्चों, गैसेस ली, उन गैसों के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की बहुत उच्च विभव और बहुत कम दाब के ऊपर। ठीक है, इसने उच्च विभव और निम्न दाब पर गैसों से विद्युत को प्रवाहित, भैया कि विद्युत धारा तो क्या होती है, करंट जो होता है वो तार की सहायता से चलता है, ये सब मानते थे। उसने हवा में करंट चलाने की बात कही, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, बहुत ज्यादा विभव और बहुत कम दाब लगाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ध्यान देना बच्चों, जिससे कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है, ये उसने देखा। ठीक है, और इन्हीं को इसने क्या कहा, तथा इन्हीं किरणों को इसने कैथोड किरण कहा। क्या कहा इसने इनको, कैथोड किरण। देखो अभी एक्सपेरिमेंट की एक रूपरेखा सेटल की है हमने। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही उच्च विभव, कितना, लगभग 1 लाख वोल्टेज से भी ज्यादा, और बहुत निम्न दाब, कितना, लगभग 10 की घात -4 ATM से भी कम दाब पर गैसों से, गैसों का मिश्रण ले लिया, उन गैसों से विद्युत धारा को प्रवाहित करने की कोशिश की, है ना। तो क्या देखा इसने कि कुछ अदृश्य किरणें क्या हो रही हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ भाग रही हैं। इन्हीं किरणों को उसने क्या बोला, कैथोड किरणें कहा। ठीक है, क्या समझ में आ गई क्या बात। फिर आपके दिमाग में अब क्वेश्चन उठना चाहिए कि साहब कैसे, तो उसने ये किया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब वो अदृश्य थी तो उसको कैसे पता चला कि भैया किरणें जा रही हैं। क्या कि अगर वो किरणें अदृश्य थी तो उसको कैसे मालूम पड़ा कि भैया किरणें जा रही हैं उसमें। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कैसे किया उसकी तो एक असेंबली बनाते हैं कि भैया उसने क्या किया। इसके लिए उसने क्या किया, एक कैथोड ट्यूब ली, है ना, वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं, यह सभी काम, यह प्रयोग, मान लीजिए यह प्रयोग निर्वात नलिका में किया। ध्यान देना, ये निर्वात नलिका पुराने जो टेलीविजन हुआ करते थे ना बच्चों, उनमें भी लगी हुई रहती थी। मैं बनाता हूं इधर, आपको समझाता हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो इस बात की कि भैया ये कौन सी बला आ गई है निर्वात नलिका। कोई बला नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सारी चीज समझाई जाएगी। ये क्या लिखा है मैंने, कैथोड, ये क्या लिखा है, एनोड। इसका चार्ज होता है प्लस, इसका होता है माइनस। ठीक है ना। उच्च विभव का मतलब समझ रहे हैं आप, है बच्चों।
देखो जैसे ही प्लस और माइनस की बात होती है ना बैटरी के अंदर, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या मानते हैं कि भैया इनमें विभव का अंतर है, एक का विभव ज्यादा और एक का विभव कम, उसी को विभवांतर या विभव कहा जाता है, उस पर्टिकुलर सेल का या उस स्रोत का। तो जो भी स्रोत था उसको उच्च विभव देने का, उसमें अंतर क्या है प्लस और माइनस के बीच में, 1,00,000 वोल्ट का अंतर है, उससे भी ज्यादा। जब जाकर के एक्सपेरिमेंट हुआ तो फिर उसने क्या देखा कि भैया इसके बीच में से, इस नलिका के बीच में अंदर क्या हो रहा है, कोई किरणें इधर जाती हुई नजर आ रही हैं। ध्यान देना, इनको इसने क्या कहा, इन्हीं किरणों को इसने कहा कैथोड किरण। ठीक है, इनको क्या कहा, कैथोड किरण। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन सही उठ रहा है कि सर अगर ये किरणें अदृश्य थी तो उसको नजर कैसे आई। तो उसने क्या किया, ये जो एनोड है ना मेरे बच्चों, उस एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड। ध्यान देना, इसी एनोड को इसने क्या कर दिया, परफोरेटेड, मतलब छिद्रित कर दिया, छेद ही छेद कर दिया इस एनोड में से। ओहो, बड़े छेद कर दिए इसने, तो छिद्रित एनोड बना दिया। देखो छेद बना दूं इसमें, मैं भी छेद बना दूं क्या, अरे कोशिश कर सकते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो ऐसे उसने क्या कर दिया, अरे बड़ा छेद बन गया भाई, बड़ा छेद बन गया, ये लो, है ना, ये क्या है, छिद्रित एनोड। है ना, ये लीजिए, ये इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। कैसा एनोड लगाया उसने, परफोरेटेड एनोड। एक और नई कहानी, एक और नई कहानी, क्योंकि आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया ना कि साहब ठीक है किरणें अदृश्य थी, आप बोल रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि अदृश्य किरणों को उसने देखा कैसे, क्या वो जादू था क्या उसके पास। बच्चों साइंस है, साइंस में जादू ही होता है ना, जादू ही होता है। देखो उसने बड़ी कमाल की व्यवस्था कर रखी थी, बड़ी कमाल की व्यवस्था कर रखी थी। ये तो एनोड है, ठीक है, तो ये जो इसने लगा रखा है ना बच्चों, कमाल की चीज, ये है ZNS की स्क्रीन। इसको कोई कोई स्क्रीन बोलते हैं बच्चों। ये क्या लगा रखी है इसने, ZNS की स्क्रीन लगा रखी है, ये ऐसे आकर के, ऐसे आकर के इधर। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए, तो इसने क्या किया कि ये सब काम करने के बाद देखा कि भैया इसमें से कोई किरणें निकल के जा रही हैं। आप बोलेंगे कि अदृश्य ऐसा, वो तो आप ही बोल रहे हो, कैसे दिखी। तो उसने क्या किया था कि ये एनोड जो है ना वो छेद वाला लिया था। पहले तो एनोड पे करके देखा, फिर कुछ नहीं दिखा तो उसने एनोड को छेद वाला ले लिया। अब जो आपके पास ये किरणें आ रही है ना बच्चों, ये वाली किरणें जो आ रही है ना, वो किरणें क्या कर रही है, उस एनोड से पार जा रही हैं। पार जा करके ये जो स्क्रीन लगी हुई है ना, इस स्क्रीन पे टकरा रही है। स्क्रीन किसकी बनी हुई है, ZNS की। ZNS कैसा होता है, संदीप्ति कारक। ZNS क्या होता है, संदीप्ति कारक। इसमें क्या होती है, चमक उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न। जब कोई कण इस पे टकराता है तो ये क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, चमक या संदीप्ति कारक। ठीक है, तो जैसे ही उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी स्क्रीन के ऊपर चमक उठने लगी, चमकने लगी। वो उसने क्या कहा कि भैया कुछ ना कुछ आकर के टकरा रहा है, कुछ ना कुछ आकर के टकरा रहा है। कहां से आ रहा है, कैथोड की तरफ से आ रहा है। और कैथोड की तरफ से आ रहा है तो उसको क्या कहा कि भैया वो कैथोड किरण है, क्योंकि वो एनोड की तरफ आ रहा है भाग करके, तो भैया उसका एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो कौन आएगा, नेगेटिव आएगा ना। एनोड की तरफ कौन आकर्षित होगा, नेगेटिव। तो उसने क्या कहा कि जरूर कैथोड की तरफ से किरणें आ रही हैं जो एनोड पे और इस स्क्रीन पे टकरा रही हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो आने वाले किरणें क्या है, नेगेटिव। इन्हीं को इसने क्या कहा, कैथोड किरण कहा। क्या कहा, कैथोड किरण कहा। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है, समझ में आ गई क्या बात। तो देखिए, अतः
कैथोड से आने वाली किरणों को कैथोड किरण कहा तथा ये किरणें ZNS स्क्रीन पर संदीप्ति उत्पन्न, संदीप्ति मतलब चमक, करती हैं, जिससे इनके होने की पुष्टि होती है। अब आप ये ध्यान दो बच्चों कि आपके जो पुराने टेलीविजन सेट हुआ करते थे ना, उनमें भी ऐसा ही सिस्टम होता था, उनमें भी ऐसा ही हाई वोल्टेज का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता था। हम तो वोल्टेज 240 देते हैं घरों में टेलीविजन को, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता था। और ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, आगे चल के हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब तक इनको इन्हें कैथोड किरण मालूम था, इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम था। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैथोड से जाकर के एनोड की तरफ जाते हैं और वहां स्क्रीन लगी है उस पर टकराते हैं। अब जो सिग्नल एंटीने से टेलीविजन को मिलता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी सिग्नल के हिसाब से चलते हैं और उसी हिसाब का पर्दे पे चित्र बनता है, पिक्चर बनती है, उसको पिक्चर ट्यूब कहते हैं टेलीविजन में। पुराने में, आजकल के में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो पुराने टेलीविजन में जो पिक्चर ट्यूब थी वो निर्वात ट्यूब ही थी, कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट की अवधारणाएं क्या है, उसने क्या क्या कंक्लूजन दिए, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए पॉज करके, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इतना सब कुछ होने के बाद उसने क्या कहा कि भैया कैथोड किरण के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। और उसने क्या क्या मतलब आविष्कार स्वरूप क्या क्या बोला वो देखिए। सबसे पहले उसने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं ना, जो इधर से इधर आ रही हैं, उन कैथोड किरणों का भी साधारण दृश्य प्रकाश की जैसी ही प्रकृति होती है। जो क्या होता है, एक समकोण पे ट्रेवल करता है, चलता है। देखो यहां से ये चल रही है तो ये है इनका समकोण, उस पे ये चलेंगी। कैसे मालूम चला वो भी उसने बताया। तो इसने कहा इन किरणों की प्रकृति भी दृश्य प्रकाश जैसी होती है, जो कहां, कितने एंगल पे, जो समकोण पर गमन करती है, ठीक है। जो किस पे, समकोण पे, मतलब ये उसका उत्पत्ति स्रोत है तो ऐसे चलेगी, ये है समकोण, ठीक है ना। तो अब उसने भैया बोल तो दिया, लेकिन उसका आधार भी तो बताना पड़ेगा, ऐसे बोलने से थोड़ी काम चलेगा। तो उसने बोल दिया कि भाई जो कैथोड किरणें हैं वो आपका साधारण प्रकाश की तरह चलती हैं, जो समकोण पे चलने का काम करती हैं। तो लेकिन कैसे इसको, एक्सपेरिमेंट को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे क्या किया वो देखिए। उसने कहा कि भैया जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को आप इसके रास्ते में रखेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि किसी भी, क्योंकि देखना क्योंकि यदि किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को इनके पथ में रखने पर एक छाया का निर्माण होता है। अगर वो दृश्य प्रकाश की भांति नहीं होती तो उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पर छाया नहीं बनती। यहाँ पे कोई भी चीज रखेंगे तो उसकी फोटो छप जाएगी, छाया बनती है ना, दृश्य प्रकाश के सामने आ जाओ तो अपनी फोटो बनती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, दृश्य प्रकाश जैसी, समकोण पे गमन करती है ये किरणें, ठीक है ना। दूसरी प्रकृति देखो, इसने क्या कहा कि इन कैथोड किरणों में क्या होती है, ये पार्टिकुलेट नेचर की होती है। देखना, ये किरणें कणीय प्रकृति की होती हैं,
क्या कहा इसने? कणीय प्रकृति। कण मतलब धूल का कण जैसे होता है ना, वो कण। तो इसने, अच्छा आप बोलोगे अरे सर किरण है, प्रकाश है, प्रकाश में कोई पत्थर थोड़ी आ रहे हैं, कण थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, प्रकाश किरण, ये प्रकाश की भी दोनों नेचर होती है, वो कणीय भी होता है और तरंग का रूप भी होता है। अभी तक हमने यहाँ क्या पढ़ा कि भैया ये प्रकाश की तरह तरंग है, कण है, किरण है, लेकिन फिर उसने क्या कहा कि भैया इसमें किरण तो है ही है, लेकिन इसकी कणीय प्रकृति भी होती है। कैसी होती है? कणीय प्रकृति भी होती है, तथा इसमें यांत्रिक गुण व ऊर्जा भी होती है, तथा इस कारण इसका द्रव्यमान भी होता है। भैया अगर एक किरण होती तो उसका कोई द्रव्यमान नहीं हो सकता था, किरण का कोई द्रव्यमान नहीं होता, वो कोई स्थान नहीं घेरती है। लेकिन इसके अंदर क्या है? यांत्रिक गुण भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऊर्जा भी है, और इसीलिए इसमें क्या होगा? द्रव्यमान भी होगा। तो इसकी कणीय प्रकृति की बात बोली, और उसको भी भैया एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन किया? क्योंकि इसके पथ में घर्षण रहित पैडल रखने पर यह उसे क्या कर देती है? घुमा देती है। भैया जब हम क्या करेंगे? कुछ कणों से मारेंगे उस पैडल के, जैसे मान लीजिए ये पैडल है, ये पैडल है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया, तो जैसे वो कण इधर टकराएंगे जब भी तो ये घूमेगा, तो जब उसमें कण है जब भी तो उसको घुमा पाएंगे, यांत्रिक ताकत उसमें है जब भी तो वो घुमा पाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जब भी तो वो घुमा पाएगा। तो उसने क्या कहा कि ठीक है उसमें यांत्रिक गुण होता है, वो कणीय है। कैसे पता चला? उसने एक पैडल रख करके देखा, उसने घुमा दिया। देखो इनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। उसने क्या कहा कि इन कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा भी होती है। कैसे मालूम चला? क्योंकि इनके किसी उच्च गलनांक के धातु से टकराने पर, जब ये क्या नहीं कर सकते? आर पार नहीं जा सकते ना, टकराने पर ताप उत्पन्न करती है। क्योंकि भाई इसमें ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या करती है? किसी कण को दौड़ाती है। गतिज ऊर्जा क्या करती है? किसी कण को दौड़ाती है। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो जो उसकी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, वो किस में बदल जाएगी? तापीय ऊर्जा में। हमने इसको किससे रोकने की कोशिश की? कोई बीच के अंदर हमने दूसरा कोई पदार्थ रख दिया है जो इसे पार नहीं कर सकती, वो पदार्थ रख दिया। तो हमने क्या किया? इसको चेक किया कि भैया इसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई, गतिज ऊर्जा की बात समझ में आ गई। फिर देखिए इसके अंदर क्या बोला गया कि भैया इसको जो गुण है, इसके जो चार्ज है, आवेश जो है, वो देखा गया। ठीक है ना? तो क्या कहा गया कि भैया ये नेगेटिव चार्ज की होती हैं। ठीक है ना? ये किरणें ऋणावेशित होती है। ठीक है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। ठीक है ना? ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? देखो बच्चों, क्यों है ये ऋणावेशित? उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये किरणें जा रही हैं तो उसको क्या किया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, और इधर से ये कैथोड किरण जा रही है ना? तो क्या देखा गया कि ये किधर घूम जाती है? इस
पॉजिटिव की तरफ घूम जाती है, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये धनावेश की तरफ घूम जाती है। किधर घूम जाती है? धनावेश की तरफ घूम जाती है। इन्हीं ऋणावेशित किरणों को थॉमसन ने क्या कहा? नेगेट्रॉन। नेगेट्रॉन, ध्यान देना। तथा बाद में स्टोनी, किसने? स्टोनी ने इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा, ठीक है। तो शुरुआत में इनको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया था, इनको कैथोड किरण नाम दिया गया था, जिनमें क्लियर हो गया, सिद्ध कर दिया कि भैया इसका गुण कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। और नेगेटिवली चार्ज्ड ये जो किरणें हैं, इन किरणों का आप चेक करेंगे तो इनके ऊपर आवेश कैसा आया? नेगेटिवली चार्ज्ड आया। इसको थॉमसन ने कहा नेगेट्रॉन, और उसी के साथ स्टोनी ने क्या कहा कि भैया ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने इनको नाम दिया, ठीक है क्या? स्टोनी ने नाम दिया। ओके, अब इसके बाद देखिए, और अगर आप इसकी गुणों की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहां देखना बच्चों, इधर लिख रहा हूं मैं इसकी गुण, देखिए ये किरणें किसी गैस को आयनित कर सकती है। ये क्या करती हैं? किसी गैस को आयनित कर सकती हैं। और अगर देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? निर्वात दाब कितना कर रहे हैं? 10 की घात -4 एटीएम से भी कम। मतलब कैसे करते हैं दाब को कम? निर्वात मतलब उसमें से हवा को खींच लेते हैं। निर्वात पंप क्या करता है? हवा को खींच लेता है। वैक्यूम क्लीनर होता है ना बच्चों, वैक्यूम क्लीनर क्या काम करता है? निर्वात ही उत्पन्न करता है, जिससे कचरा खींच के उसके अंदर चला जाता है। तो इसने क्या किया? ये वैक्यूम पंप से निर्वात क्रिएट करता है, निम्न दाब क्रिएट करता है। अगर अपन बहुत ज्यादा निर्वात करते हैं, बहुत ज्यादा खींचे जाए, तो सभी गैसेस क्या होंगी? बाहर आ जाएंगी, और इस परिस्थिति में ऐसी किरणें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब ये जो किरणें थी, वो किरणें किसी गैस की वजह से आ रही थी, इन गैसेस की वजह से आ रही थी, ठीक है। देखिए, पूर्ण रूप से निर्वातित, बात पे ध्यान देना, पूर्ण रूप से निर्वातित ट्यूब से कैथोड किरण का निर्माण नहीं होगा, नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये किससे बन रही है? गैस से बन रही है। अतः ये उपस्थित गैस से निर्मित होती है। बोलो समझ में आया क्या? ये है इनके गुण। सबसे पहला कि भैया इनकी दृश्य प्रकाश जैसी प्रकृति होती है, ये समकोण पे चलती है, इमेज बना करके देख लिया, छाया। दूसरा क्या बोला कि इनकी कणीय प्रकृति, यांत्रिक ऊर्जा इनके अंदर होती है, इसलिए ये क्या करते हैं? किसी भी पैडल को घुमा सकती हैं, रास्ते में रख देंगे तो। इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कैसे? इनके बीच में कोई वस्तु रखोगे तो ये गर्म हो जाएंगी, उस वस्तु को गर्म कर देंगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। ये ऋणावेशित होती है, क्योंकि चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये पॉजिटिव की तरफ क्या होती है? घूम जाती हैं।
थॉमसन ने इनको नेगेट्रॉन और स्टोनी ने बाद में क्या कहा, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा। और अगर आप देखोगे तो ये किसी गैस को आयनित कर सकती हैं, और किसी भी गैस के बिना अगर यहाँ पे आप पूर्ण रूप से निर्वात कर देंगे तो इनका निर्माण नहीं होगा। ये है आपकी क्या है, ये कैथोड किरण है बच्चों। इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैथोड किरण कह रहे हैं। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि भैया फिर ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो काम की इंफॉर्मेशन है कि स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, ये जो कैथोड किरण है ना, यही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शुरुआत में ये इलेक्ट्रॉन नहीं थी, इसको जे थॉमसन ने नाम दिया। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जे थॉमसन 1887 के आसपास, है ना। बहुत दिन फिर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चला। इसने क्या कहा, डिस्कवर्ड ने कैथोड किरण को ही क्या कहा था बच्चों, इसी को ने इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण प्रयोग में खोजा था। ठीक है साहब, जे थॉमसन ने तो खोज लिया, तथा इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया, तथा इसे एक नाम और दिया गया। क्या कहा गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का, तथा कहा कि यह विद्युत की मूलभूत इकाई है। क्या कहा कि ये विद्युत की एक मूलभूत इकाई है, ये बात बोली गई। ठीक है ना। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कुछ इस तरीके से हुई, उसी के अंदर कैथोड रे में ही बोला गया कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, वहाँ पे कहा, और स्टोनी ने एग्जैक्टली उसको नाम दिया। ठीक है, अब देखिए कि ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या बला है, उसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ध्यान देना क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए -1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम को C से लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, ध्यान रखना, ये बातें याद करने की है। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम या 9.1 × 10⁻28 1 2 3 हाँ ग्राम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये सब चीज़ें फिर एक्सपेरिमेंट से पता की। इसका पता तो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से किया, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे भी इसको। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग था, उससे पता लगा कि भैया इसके ऊपर आवेश कितना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपने इसका क्या किया, द्रव्यमान की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए बच्चों, अगर आप कहते हैं कि इसके 1 मोल का द्रव्यमान और 1 मोल का आवेश कितना है, ठीक है, देखना बच्चों मैं क्या लिखता हूं यहां। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, पढ़ा है हमने पहले चैप्टर में, मोल अवधारणा में पढ़ा है कि 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 × 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 का चार्ज कितना होता है, 1 माइनस में है, ठीक है, माइनस में 1.602 × 10⁻19 कूलाम। तो कुल कितना आ जाता है ये 96500, या फिर इसको लिखिए 96487 कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है, COULAMB कूलाम, जो लगभग बराबर है किसके, लगभग किसके बराबर है, वो बराबर है 96500 कूलाम के।
कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिले तो घबराना नहीं है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है 96500 कूलाम, जो 1 फैराडे कहलाता है, फैराडे कहलाता है। समझ में आ गई क्या बात? ये तो हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो वही बच्चों, टोटल 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.023 इंटू 10 की घात 23। और 1 इलेक्ट्रॉन का भार देखिए, ग्राम में निकाल लो, किलोग्राम में निकाल लो, बस 10 की घात के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, तो वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना होगा देखिए, अगर आप निकालेंगे, जैसे आप इसको किलोग्राम में ले लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो ये लगभग कितना आता है? 0.55 mg, ठीक है ना। कितना आता है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार कितना आता है? 0.55 mg आता है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का भार कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं 1 मोल और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों की बात कर चुका हूं, ठीक है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। क्या? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? ये आवेश द्रव्यमान अनुपात, क्या कहते हैं इसको? आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m, इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश, ठीक है। ये जो है वो कितना कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए? वो कैलकुलेट किया गया 1.76 इंटू 10 की घात 8, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो, E/m इक्वल्स टू कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन का E आवेश ऊपर कितना होता है? -1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम्ब। और द्रव्यमान कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का ग्राम में कितना था? 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। देखिए जरा आप, ठीक है। तो आवेश बटा द्रव्यमान जब निकाला गया तो कितना निकल के आता है बच्चों? 1.76 इंटू 10⁸ ग्राम निकल के आता है, इक्वल्स टू 1.78 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम के अंदर कितना आवेश निकल के आता है? ठीक है, कितना आया? 1.78 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। ये है इसका विशिष्ट आवेश। और ये क्या था? निश्चित था। क्या था बच्चों? इसका मान क्या है? निश्चित। देखना जरा, इसका मान नियत प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि कोई सी भी गैस आपने इसके अंदर ली और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना, सबका अगर EM रेशियो देखा गया, अनुपात देखा गया, तो वो कितना प्राप्त हुआ? 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? विशिष्ट नहीं होता, नियत है। सभी पदार्थों का इलेक्ट्रॉन समान होता है। अतः सभी पदार्थों का इलेक्ट्रॉन समान प्रकृति का होता है। क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? समान प्रकृति का होता है। तो सभी पदार्थों में, मतलब ये क्या आएगा? फिक्स आता है बच्चों। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? तो हमने आज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक बात की, शुरुआत हुई कैथोड किरण की डिस्कवरी से, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, पॉज करिए, बढ़िया मजे लीजिए पढ़ाई के। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी की बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।